स्वागत है बच्चे आपका नाइक एकेडमी में। आज हम सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर किया जो कि पीएस टेट और सी टेट के लिए बहुत उपयोगी है। और आज हम चौथा चैप्टर करेंगे, यह भी पीएस टेट और सी टेट की हिस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो ये जो ओल्ड लिटरेचर्स हैं उनमें से एक लिटरेचर है वेद। हमारे पास जो वेद है वो चार तरह के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इनमें से 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो यह सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी कि उनकी प्रशंसा के लिए रचे गए थे। तो इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अग्नि, इंद्र और सोम। यह तीन देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। वेदों में अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो ये जो वैदिक प्रार्थनाएं थी या जिन्हें सूक्त कहा जाता है, तो इनकी रचना ऋषियों ने की थी। वह इन्हें याद कैसे करवाते थे? वह इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर याद करवाते थे और वह कंठ करवा देते थे। ज़्यादातर जो सूक्त थे इनके रचने वाले पुरुष ही थे। इनमें से कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। इनमें जो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो आज की संस्कृत की भाषा से थोड़ी सी अलग है। संस्कृत भाषा और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण के लिए जो मातर शब्द संस्कृत में कहा जाता है माँ के लिए, हिंदी में माँ होता है और मदर अंग्रेजी भाषा का, तो यह मिलते जुलते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्राविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि हम देखते हैं कि झारखंड और मध्य भारत की कई भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ऋग्वेद का पहले उच्चारण किया जाता था, इसे इसे सुना जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था। रचनाओं के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार और आर्कोलॉजिस्ट दोनों अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं, जबकि इतिहासकार क्या है, लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, जबकि आर्कोलॉजिस्ट सिर्फ भौतिक अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त, जिन्हें हम प्रार्थना भी कहते हैं, वह कुछ वार्तालाप के रूप में भी है। यह आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक रूप। भुजर वृक्ष की शाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जो घोड़े होते थे वो रथ खींचने के काम आते थे और जो जीत जाता था वो मवेशी लेकर जाता था। लड़ाइयाँ ऐसी जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारगाह हो, ताकि वहाँ पशुओं को चराया जा सके। तो कुछ लड़ाइयाँ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीता गया जो धन होता था उसे कुछ भाग तो पुरोहितों को दिया दिया जाता था, कुछ भाग सरदार रख लेता था और बाकी आम लोगों में बांट दिया जाता था, और कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयोग किया जाता था। देवी देवताओं को बलि दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की बलि दी जाती थी। ज़्यादातर पुरुष ही इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी और लोग स्वभाव में मिले जुले होते थे। लोग
युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। लोग बहादुर और कुशल योद्धा को ही सरदार चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो उस वक्त लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से थे? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ या अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। यह राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक नहीं बन सकता था, यानी कि जो गद्दी थी वो अनुवांशिक नहीं थी। जनता या पूरे समुदाय के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वो था जन, और दूसरा शब्द था विश। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन, विश, भारतजन, विश, यदुयन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने जो वेदों में जो प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना की थी वह खुद को तो आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु। जो दास या दस्यु थे वह यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई तो उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। यह शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाना जाता है। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कमरे बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पुरानी है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके आसपास पत्थर होते थे और यह एक कब्र है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। कब्र बनाने के लिए पहले गड्ढा खोदना, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाना और फिर पत्थरों को तराशना और फिर मरे हुए को दफनाना। जो लोग मर जाते थे उन्हें खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने दफनाए जाते थे। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। जो कब्रें हैं इनके साथ इन लोगों की चीज़ों को दफनाया जाता था, तो इससे हमें पता चलता है तब भी सामाजिक असमानता थी। एक कब्र के पास हमें 33 सोने के मनके और एक शंख पाया गया और दूसरी ओर कंगालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो हमें ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहां पर एक ही परिवार के अलग अलग लोगों को दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। इनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इनके पास शायद वाले या पानी वाले बर्तन रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? जो कंकाल छोटा होता है तो उसे छोटे बच्चे का कंकाल आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता।
कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर उसका अंदाजा लगाते हैं कि यह स्त्री का कंकाल था या पुरुष का। इसके अलावा लिंग पहचानने का बेहतर तरीका हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कट प्रदेश या कूहला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। कौन सी? चरक संहिता। उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गायें, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खहरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थीं। तो इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।